हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने एट द लास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ के रखी थी अबाउट द कलर एंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। गाइस, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कहेगा कि ये 4 सॉल्ट है, इसमें से कौन सा कलर्ड है या फिर कौन सा कलरलेस है, आइडेंटिफाई करके दिखाओ। या फिर कहेगा कि ये सॉल्ट्स हैं, इनमें से कौन सा मैग्नेटिक होगा, कौन सा नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक है, ये आइडेंटिफाई करके दिखाओ। तो गाइस, दोनों की दोनों जो प्रॉपर्टी है उनके पीछे का जो रीज़न था वो कॉमन था, और वो कौन सा था कि नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1d मतलब 3d ऑर्बिटल। 3d ऑर्बिटल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ऐसे केस में हमें कलर मिलता है, ऐसे केस में आप लोगों को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिलती है, उसी के कारण वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप लोगों को मिलता है गाइस, बराबर है। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसमें पहली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। खैर, ये जो टॉपिक है ये कोई एंट्रेंस में पूछने लायक टॉपिक तो बिल्कुल नहीं होता। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ऐसा क्वेश्चन आपको स्टेट बोर्ड में दिया जा सकता है। गाइस, जब हम लोग किसी मेटल को मेल्ट करते हैं और फिर उसे सॉलिडिफाई करते हैं, मीन सपोज लोग करो कि मेरे पास आयरन था, मैंने आयरन को मेल्ट करा दिया और फिर उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। तो जब वो ठंडा होगा, जब परफेक्ट क्रिस्टल आपके सामने आएगा, तो उस पूरे क्रिस्टल लैटिस में सिर्फ और सिर्फ आयरन के एटम्स होंगे। इसे हम लोग प्योर मेटल कहेंगे या फिर प्योर क्रिस्टल कहेंगे आयरन का। लेकिन ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जब उसके इंटरस्टिशियल स्पेसेस, जैसे मान लो इंटरस्टिशियल स्पेसेस क्या है, सपोज आपके पास कोई एक क्रिस्टल है, ये किसी भी मेटल का हो, इमेजिन करिए आयरन का हो, या फिर हो सकता है कि आप लोग इमेजिन करिए ये गोल्ड का हो। अगर ये इस तरीके से है तो ये परफेक्ट क्रिस्टल हो गया, क्योंकि सारे के सारे एटम्स कैसे आइडेंटिकल है। एंड इन दो लेयर के बीच में जो जगह होती है गाइस, इस स्पेस को आप लोग कौन सी स्पेस कहते हो, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इसे हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं, बराबर है। जब कोई स्मॉल एलिमेंट लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सम टाइम ऑक्सीजन और सल्फर, कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये होते हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स अगर इन जगह पे जाके ट्रैप हो जाते हैं तो ऐसे केस में ये जो कंपाउंड अब आपके सामने बन गया, जो कि प्रॉपर स्टाइकियोमेट्री में है क्या, नहीं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं गाइस, इन इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो दीज आर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। अब ऐसे जो कंपाउंड्स बनते हैं, इन कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कब बनते हैं, ये चीज़ क्लियर हो रही है कि जब कोई स्मॉल एलिमेंट ये किसी मेटल के क्रिस्टल में इंटरस्टिशियल साइट में जाके ट्रैप हो जाता है, तो ऐसे केस में जो कंपाउंड बन के आ जाते हैं, उन कंपाउंड्स को हम लोग कहेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की खासियत क्या है कि दीज आर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। अगर एंट्रेंस में पूछना है तो बस इस वर्ड के बारे में पूछा जा सकता है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कैसे होते हैं, तो ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक होते हैं, मतलब उनका जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल फिक्स नहीं होता। अब गाइस, ये जो कंडीशन है इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो है, इसके कारण मेटल की प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है। जैसे आयरन के केस में सपोज करिए कि ये आयरन है एंड इसके अंदर कार्बन ट्रैप हो गया, तो ये आयरन का कार्बाइड बन गया। हम लोग मान सकते हैं ये आयरन का कार्बाइड बन गया। ऐसे केस में क्या होता है कि आयरन की जो डक्टिलिटी है, डक्टिलिटी एंड जो मैलिएबिलिटी होती है, मैलिएबिलिटी ये कम हो जाती है। ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मीन्स वी कैन से दैट कि ये डिक्रीज हो जाती है। बट हाँ, उसी टाइम पे आयरन की प्रॉपर्टी टीनासिटी, टीनासिटी मतलब क्या होता है, लोड बियरिंग कैपेसिटी, तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ अगर चले तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दे सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू दैट ऑफ पेरेंट मेटल
पेरेंट मेटल, अब सोचिए पेरेंट मेटल के समान क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज है, मतलब क्या, दे विल बी हार्ड, हाँ होंगे, हार्ड होंगे, दे विल बी लस्ट्रस, बिल्कुल चमकदार भी होंगे, देन हैव हाई कंडक्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी मतलब क्या, इसमें दोनों टाइप की कंडक्टिविटी आ गई, थर्मल कंडक्टिविटी एज वेल एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नाउ इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर दैन पेरेंट मेटल। पेरेंट मेटल के मुकाबले इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। इसके पीछे रीज़न ये दिया जाता है गाइस कि ये अगर हम लोग आयरन की बात करते हैं, ये सपोज आयरन है और ये कार्बन है, तो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बना होगा ना, एंड मेटल एंड नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एंड ऐसे केस में उसे तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी, एज अ रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा आएगा। गाइस अगर हम लोग कार्बाइड्स की बात करते हैं, कार्बाइड्स, तो कार्बाइड्स आर एक्सट्रीमली हार्डर, कार्बाइड्स आर एक्सट्रीमली हार्ड, इनके जो कार्बाइड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, एंड देयरफॉर इन कार्बाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है कटिंग टूल्स में। जैसे टंगस्टन कार्बाइड की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो मेटल को कट करने वाले डिवाइसेस होते हैं उसमें उसका इस्तेमाल किया जाता है। इवन आयरन कार्बाइड की अगर बात करते हैं तो उसका इस्तेमाल किया जाता है इन द प्रिपरेशन ऑफ द स्टेनलेस स्टील। तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ है, एंड इवन इनके जो हाइड्राइड्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्राइड्स आर मोर और यू कैन से स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, दीज आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए ये बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है कि जो हाइड्राइड्स होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में ये काफ़ी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, तो इन्हें हम लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, टिटेनियम कार्बाइड का फॉर्मूला हमने ऐसा लिखा, बट एक्चुअली देखा जाए तो ये हमेशा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो में होगा। अगर कभी जर्कोनियम का हाइड्राइड है तो शायद ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं, प्रॉपर रेशियो में नहीं होते। आप देख सकते हैं इतने बड़े क्रिस्टल में 2 या 3 या 4, बड़े मुश्किल से 5, इस तरीके से काफ़ी कम क्वांटिटी में ये अदर एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं एंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बना लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं गाइस, दैट इज अलॉयज। अब अलॉयज का मतलब क्या होता है, क्या आप लोगों को पता है? अलॉयज की अगर हम लोग बात करते हैं तो अलॉयज आर द होमोजेनस मिक्सचर of two or more elements, one of which must be a metal। देखिए अलॉयज का मतलब क्या, अगर हम लोग अलॉयज की डेफिनेशन की तरफ ध्यान देते हैं तो हमने अलॉयज को कैसे डिफाइन किया? अलॉयज का मतलब होता है इट इज़ द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 or more एलिमेंट्स। इनमें एक क्या होना चाहिए, कंपल्सरीली मेटल होना चाहिए, उसे हम लोग अलॉय कहते हैं। जैसे क्या आप लोगों ने ये सुना है, भंडारा इज कॉल्ड एज ब्रास सिटी। भंडारा को ब्रास सिटी कहते हैं क्योंकि ब्रास का मतलब होता है पीतल, एंड यहाँ पर ब्रास का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ब्रास के बहुत सारे आर्टिकल्स बनाए जाते हैं भंडारा में, उसके छोटे मोटे कारखाने हैं, इसलिए भंडारा इज कॉल्ड एज ब्रास सिटी। गाइज अलॉयज की अगर हम लोग बात करें तो अलॉयज बनाते की हुए, तो अलॉयज बनाने के कारण मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टी जो होती है वो इम्प्रूव होती है। जैसे प्योर मेटल्स की अगर बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, लेकिन अलॉयज की बात करते हैं तो वो हार्ड होते हैं। प्योर मेटल्स की अगर बात करें तो प्योर मेटल्स आर करोजन सेंसिटिव, उनका करोजन हो सकता है, लेकिन अलॉयज की अगर आप बात करते हैं तो अलॉयज का करोजन नहीं होता। सोचिए हमारे घर में प्योर आयरन की बकेट भी होती है, स्टेनलेस स्टील भी होता है, और स्टेनलेस स्टील का आर्टिकल हम लोग कई सालों तक यूज़ करते हैं, जबकि आयरन की बकेट अगर है तो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है, काफ़ी जल्दी करोड़ हो जाती है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो प्योर आयरन की बनी होगी, बराबर है, एंड पानी के कांटेक्ट में जब आएगा तो उसका करोजन हो जाता है। लेकिन स्टेनलेस स्टील के आर्टिकल्स का करोजन होते हुए दिखा क्या? नहीं।
तो अलॉयज से हम लोग प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं, मेटल की इम्प्रूव कर सकते हैं, करोजन रेजिस्टेंस इम्प्रूव कर सकते हैं। गाइस अलॉयज की अगर बात करते हैं ना, तो अलॉयज को हम लोग दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, जिसमें से पहली जो कैटेगरी होती है इसे हम लोग कहते हैं फेरस अलॉयज। नाउ फेरस नाम में ही पता चलता है, फेरस अलॉयज का मतलब होता है ऐसे अलॉयज जिसमें अदर एलिमेंट्स के एटम आयरन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। मतलब ये कि फेरस अलॉयज ऐसे अलॉयज है जिसमें परसेंटेज ऑफ आयरन इज अ हायर। परसेंटेज ऑफ आयरन अगर कभी ज़्यादा मिलता है तो ऐसे केस में हम लोग उन्हें क्या कह देते हैं, अलॉयज कह देते हैं। कौन से टाइप के, फेरस टाइप के, जिसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल अगर हम लोग दें तो स्टील्स, बहुत सारे टाइप के स्टील्स होते हैं गाइस, जैसे नाइक्रोम स्टील्स या सॉरी निकेल स्टील्स, निकेल स्टील्स होते हैं। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील भी होता है, पढ़ेंगे हम लोग कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है। गाइस मैग्नीज स्टील होता है, क्रोमियम स्टील होता है, टंगस्टन स्टील होता है, एंड डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से इन स्टील को अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाता है। दूसरे कैटेगरी के जो अलॉयज होते हैं ऑब्वियसली उसे हम लोग कहते हैं नॉन फेरस अलॉयज। नॉन फेरस अलॉयज, अब नॉन फेरस अलॉयज का मतलब क्या होगा कि दीज आर द अलॉयज, अलॉयज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ही हैं, अलॉयज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स बट अदर देन आयरन, अदर देन आयरन, आयरन को छोड़कर बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो अलॉयज होंगे उसे हम लोग कहते हैं नॉन फेरस अलॉयज। इवन नॉन फेरस, नॉन से ही पता चलता है कि इसमें आयरन नहीं है। एग्जांपल देखिए तो ब्रास, बराबर है, ब्रास दैट इज कॉपर एंड जिंक, इसमें कॉपर एंड जिंक होता है। अगर हम लोग ब्रॉन्ज की बात करते हैं तो ब्रॉन्ज में कॉपर एंड टीन होता है। देखिए क्या इसमें आयरन प्रेजेंट है, नहीं। इस तरीके से हम लोग अलॉयज को क्लासीफाई करते हैं। गाइस मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट लेके आया हूँ जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से अलॉयज है, उनका कंपोजिशन क्या है एंड उनका यूजेस क्या है। ये एक छोटा सा टेबल मैं आपको बना के दूंगा, आपको उसे बराबर अपनी कॉपी में नोट करके रखना है और उसे याद रखना है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर अलॉय है, उसका कंपोजिशन क्या है। तो कुछ अलॉयज के कंपोजिशन मैं अभी आप लोगों को दूंगा। सो गाइज कुछ अलॉयज के बारे में मैंने यहाँ इंफॉर्मेशन दी है, ये थोड़ा सा ही डिफ़िकल्ट होता है याद रखने के लिए, इसलिए बोर्ड पे ही दिया मैंने। खैर आप लोगों को अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस करके याद रखना है। देखिए कुछ अलॉयज, कंपोजिशन एंड यूजेस के बारे में। सबसे पहले मैंने कहा है कि ब्रास, तो ब्रास इज एन अलॉय ऑफ द कॉपर एंड जिंक, जिसमें कॉपर 80% है, जिंक 20% है। एंड ब्रास मतलब पीतल होता है गाइज, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं। हमारे घर में बहुत सारे आर्टिकल्स पीतल के बने होते हैं, कंटेनर होते हैं, बराबर है। मेकिंग यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मतलब हाउस होल्ड में जो यूज़ होने वाले आर्टिकल्स है वो। इसके अलावा कंडेंसर ट्यूब्स, कंडेंसर के जो ट्यूब्स होते हैं ये भी हम लोग पीतल के बना सकते हैं। सेकेंड वाला है ब्रॉन्ज, जिसे हम लोग कांसा कहते हैं, कांस्य। आप लोगों ने सुना होगा किसी टूर्नामेंट में कांस्य पदक, है ना, तो वो ब्रॉन्ज है। एंड ब्रॉन्ज मिलकर बनता है कॉपर, जिंक एंड टीन, जिसमें कॉपर 80% है, जिंक एंड टीन ये 10% है। इसका इस्तेमाल करते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए, तो है ही है, घर में भी कांसे के आर्टिकल्स होते हैं। इसके अलावा स्टैचूज, मेडल्स, ट्रॉफीज बनाने के लिए हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। देन एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में एल्यूमिनियम 90% एंड कॉपर 5% होता है, जिसका मेन इस्तेमाल होता है कॉइन्स बनाने के लिए, पिक्चर की फ्रेम बनाने के लिए एंड सस्ती वाली ज्वेलरीज बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन गन मेटल, नाम से ही पता चलता है कि कोई वेपन बनाने के काम में आ सकता है। गन मेटल का कंपोजिशन देखिए, कॉपर 90% एंड टीन 10% है। ये यूज़ किया जाता है फॉर द मेकिंग ऑफ द गन बैरल्स, गन का जो आउटर शेप होता है उसे बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन बेल मेटल, कॉपर 80% है एंड टीन 20% है एंड इट इज़ जनरली यूज फॉर द मेकिंग ऑफ द बेल्स। बड़े बड़े मंदिरों के जो बेल्स होते हैं उन्हें बनाने के लिए जो मेटल यूज़ करते हैं वो है बेल मेटल। गाइस इसके अलावा नेक्स्ट एक अलॉय है दैट इज़, जिसका नाम है कॉन्स्टेंटन। अब ये जो कॉन्स्टेंटन है इसका कंपोजिशन देखिए, कॉपर 60% है एंड निकेल 40% है। एंड इसका मेन इस्तेमाल जो होता है ये इलेक्ट्रिकल एपरेटस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है।
जर्मन सिल्वर, हम हमारे घर में कहते हैं ना कि हमारे घर में जर्मन के आर्टिकल्स हैं, तो वही जर्मन सिल्वर है। जर्मन सिल्वर का कंपोजिशन देखिए, कॉपर 60% है, जिंक 20% एंड निकेल 20%। इस निकेल की कोटिंग के कारण वो काफ़ी चमकता है, बाहर से अच्छे चमकते हैं वो आर्टिकल। फॉर द मेकिंग ऑफ द यूटेंसिल, जर्मन के आर्टिकल बनाने के लिए यूज़ करते ही हैं। इसके अलावा सिल्वर वायर्स। देन नेक्स्ट देखें तो आपके पास अलॉय आता है कॉइनेज सिल्वर। गाइस मैं आपके लिए काम छोड़ देता हूँ, कभी मैंने एक क्वेश्चन देखा है एंट्रेंस एग्जाम में कि कॉइनेज मेटल किसे कहते, तो आप लोग सर्च करके रखोगे कॉइनेज मेटल्स मतलब कौन कौन से मेटल्स होते हैं। तो कॉइनेज सिल्वर का कंपोजिशन देखिए तो सिल्वर एंड कॉपर, सिल्वर 90% है, कॉपर 10% है एंड इट इज़ यूज फॉर द मेकिंग ऑफ द सिल्वर कॉइन्स। देन इसके अलावा शोल्डर, इसे हम लोग शोल्डर कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो इलेक्ट्रीशियन वगैरह होते हैं वो शोल्डर करते हैं दो मेटालिक पार्ट्स को, तो जॉइन करते समय जो मटेरियल यूज़ करते हैं शोल्डरिंग के लिए वो यही है शोल्डर। इट इज़ द अलॉय ऑफ द लीड एंड टीन। 50% दोनों का कंपोजिशन है, 50% लीड है, 50% टीन है एंड इसका इस्तेमाल सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। देन इनवर, इनवर ये ऐसा अलॉय है जिसमें आयरन एंड निकेल होता है। देखिए आयरन 64% है एंड निकेल देखें तो 36% है। देन अलनिको, इनवर का यूज़ देखिए वॉचेस बनाने के लिए। हम लोग घड़ी के अंदर जो छोटे छोटे देखते हैं मटेरियल्स, जैसे छोटे मोटे स्प्रिंग्स होते हैं या स्क्रूज होते हैं, तो वो आयरन के नहीं बने होते, वो इनवर के बने होते हैं। इसके अलावा जो पेंडुलम होता है उसका रॉड भी इनवर का बना होता है। नेक्स्ट है अलनिको, इसके नाम से तो 3 आपको मेटल मिल जाते हैं लेकिन इसमें 4 मेटल होते हैं। अलनिको एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, ये तो है ही है। इसके अलावा आयरन, इसका कंपोजिशन याद रखना है। अलनिको आयरन 60%, एल्यूमिनियम 12%, निकेल 20% एंड कोबाल्ट 8% एंड इट इज़ यूज फॉर द मेकिंग ऑफ द परमानेंट मैग्नेट्स। जो बड़े बड़े स्पीकर्स में वगैरह होते हैं वहाँ पर परमानेंट मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है। इवन बड़ी बड़ी जो मेडिकल मशीन्स होती है, सीटी स्कैनिंग की, MRI स्कैनिंग की, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। गाइस स्टेनलेस स्टील डेली लाइफ में यूज़ होने वाला एक कॉमन अलॉय, जिसका कंपोजिशन आयरन 73% है, क्रोमियम 18% है, निकेल 8% है एंड बचा हुआ कार्बन। कार्बन का परसेंटेज 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इन्हें कम ज़्यादा करें तो। एंड यूटेंसिल्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता ही है। इसके अलावा एक और स्पेशल अलॉय है जिसका नाम होता है ड्यूरालुमिन। ड्यूरालुमिन सर एल्यूमिनियम इससे रिप्रेजेंट होता है, हाँ ये एल्यूमिनियम का एक काफ़ी अच्छा अलॉय है एंड इसका कंपोजिशन अगर देखें तो इसमें एल्यूमिनियम 95% होता है, कॉपर 4% होता है, मैग्नीज 0.5% एंड मैग्नीशियम भी 0.5%। गाइस इसका इस्तेमाल होता है बेसिकली एरोप्लेन्स बनाने के लिए, क्योंकि एरोप्लेन्स बाहर से दिखने में मतलब वज़न में हल्के होने चाहिए लेकिन करोजन रेजिस्टेंट मटेरियल से बने होने चाहिए। जी हाँ, इसके अलावा प्रेशर कुकर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इवन मेडिकल फील्ड में अगर देखें तो जो डॉक्टर्स के ट्रे वगैरह रखे होते हैं ना, उनके आर्टिकल्स के ट्रेज वगैरह, वो भी इससे बनाए जाते हैं ड्यूरालुमिन से। देन लास्टली एक और अलॉय मैंने आपको दिया है नाइक्रोम। नाम से पता चलता है कि निकेल एंड क्रोमियम का अलॉय है। हाँ, निकेल 80% है एंड क्रोमियम 20% है एंड बेसिकली इसका इस्तेमाल गैस टरबाइन के इंजन्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नाइक्रोम के बहुत सारे यूजेस और भी होते हैं। ये ऐसा अलॉय होता है जिसको हीट करने से ये काफ़ी जल्दी हीट गेन कर लेता है, तो माइक्रोबायोलॉजिकल फील्ड में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। गाइस ये कुछ अलॉयज़ हैं जिन्हें आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके रखना होगा। गाइस अब हम लोग समझते हैं प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़। हमें कुछ कंपाउंड की स्टडी करनी है। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है K2Cr2O7 एंड इस पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6। गाइस इसके प्रॉपर्टीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में।
क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट ये काफ़ी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सबसे पहले हम लोग इसके प्रिपरेशन के बारे में समझते हैं। गाइस, इसे जो प्रिपेयर किया जाता है इंडस्ट्रियली, ये प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम क्रोम आयरन, जिसका दूसरा नाम होता है क्रोमाइट ओर। इसे क्रोमाइट ओर भी कहते हैं, या फिर इसे सिंपली क्रोम ऑक्कर भी कहा जाता है। क्रोम ऑक्कर, जिसका फॉर्मूला होता है FeO × Cr2O3। गाइस, इसे आप लोग ऐसे भी लिख कर तो दे सकते हो FeCr2O4, ये ऐसे भी होता है, राइट। तो समझते हैं कि क्रोमाइट ओर से हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है, जिसमें पहली वाली जो स्टेप होती है, इस स्टेप को आप लोग सिंपली कह सकते हो रोस्टिंग। गाइस, रोस्टिंग का मतलब होता है हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ द एयर। हम लोग घर में रोटियां सेकते हैं या फिर पापड़ को सेकते हैं, तो इट इज़ नथिंग बट द रोस्टिंग, क्योंकि आप लोगों ने रोस्टेड ये नाम सुना होगा। लेकिन रोस्टिंग करते समय हम लोग क्या करते हैं, इसे सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज़ करके रखते हैं। देखिए कैसे चेंजेस होते हैं। FeO.Cr2O3, जब हम लोग इसे फ्यूज़ करते हैं विथ सोडा ऐश, दैट इज कॉल्ड एज सोडियम कार्बोनेट, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन, तब जाके ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड डिकम्पोज होता है। आप लोगों को जो कंपाउंड्स मिलते हैं उसमें एक मिलता है Fe2O3, जिसे आयरन ऑक्साइड कहते हैं, या फिर आप लोग इसे हीमेटाइट के नाम से जानते हो। एंड ये जो क्रोमियम यहाँ पर प्रेजेंट है, ये क्रोमियम जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू Na2CrO4, जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम क्रोमेट, इसे हम लोग कहते हैं सोडियम क्रोमेट। एंड यहाँ से रिलीज हो जाती है इतनी कार्बन डाइऑक्साइड की गैस। ये पहली स्टेप है। गाइस, जब आप लोग एंट्रेंस के हिसाब से प्रिपरेशन करते हो घर में, तो एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए, हम लोग सारे के सारे रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में नहीं लिख सकते, इवन लिखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सारे के सारे रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में याद रखना डिफ़िकल्ट बन जाता है। तो मेक श्योर कि जब आप लोग एंट्रेंस की तैयारी करते हैं तो उसे बस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये दोनों साइड हमें अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। लेकिन सर, हमें साथ ही साथ स्टेट बोर्ड के लिए भी तो तैयार होना है। हाँ, तो जब स्टेट बोर्ड के टॉपिक्स होते हैं तो स्टेट बोर्ड एंड एंट्रेंस में डिफरेंस क्या है, ये आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं। जो आपके टेक्स्ट बुक में मिल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट बोर्ड के हैं, साथ में एंट्रेंस में भी आते हैं, लेकिन जो नहीं मिलते वो एंट्रेंस के ही होते हैं। तो ऐसे केस में ध्यान रखेंगे कैसे बैलेंस करना है। एंड रेडॉक्स रिएक्शन जब आप लोगों ने पढ़ा था तो बैलेंसिंग की ट्रिक मैंने आप लोगों को दी थी। गाइस, जो इनऑर्गेनिक के लेसन्स हम लोग पढ़ते हैं, उसमें मैक्सिमम जो रिएक्शंस होती है ये रेडॉक्स रिएक्शंस होती है। और रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना चाहिए ये आप लोगों को पता है, तो मैक्सिमम टाइम वही टेक्निक का इस्तेमाल किया करें। तो जो पहली स्टेप है, वो पहली स्टेप कौन सी मिली हमें, रोस्टिंग, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, जो क्रोमाइट ओर है, दैट क्रोमाइट ओर इज फ्यूज्ड विथ सोडा ऐश इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। देन उसके बाद स्टेप नंबर 2। अब गाइस, स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं, तो स्टेप नंबर 2 जो होती है वो होती है कन्वर्जन ऑफ Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। देखिए, सोडियम क्रोमेट को हम लोग किस में कन्वर्ट कराने वाले हैं, सोडियम डाइक्रोमेट में। एंड ये कैसे पॉसिबल है, तो जो सोडियम क्रोमेट है, इस सोडियम क्रोमेट का ट्रीटमेंट हम लोग लगाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका ट्रीटमेंट जब करते हैं तो सोडियम क्रोमेट जो होता है ये कन्वर्ट होके हमें देता है Na2Cr2O7। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज सोडियम डाइक्रोमेट गाइज, इट इज कॉल्ड एज सोडियम डाइक्रोमेट। यहाँ से रिलीज हो जाएगा Na2SO4 प्लस यहाँ से रिलीज हो जाएगा H2O। देखिए, सोडियम डाइक्रोमेट आ गया और हमारा टारगेट क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना। मतलब सोडियम की जगह हमें क्या ला कर देना पड़ेगा, पोटेशियम ला के देना पड़ेगा। ये स्टेप नंबर 3 में हम लोग कैरी आउट कर सकते हैं। इस स्टेप को हम लोग कह सकते हैं डबल डिकम्पोजिशन।
कह सकते हैं, या फिर इसे मेटल डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग कह सकते हैं। ये कैसे होगा, जो सोडियम डाइक्रोमेट है Na2Cr2O7, इसकी रिएक्शन जब हम लोग पोटेशियम क्लोराइड के साथ करते हैं तो यहाँ पे मेटल का एक्सचेंज होता है, मेटल का एक्सचेंज, पोटेशियम की जगह सोडियम, सोडियम की जगह पोटेशियम, ऐसा जब हो जाएगा तो हमें मिलेगा K2Cr2O7 एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। गाइस ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट आया, दिस इज कॉल्ड एज पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट आप लोगों को ऑरेंज रेड कलर के क्रिस्टल में मिलता है। ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स, काफ़ी अच्छे क्रिस्टल्स ये दिखते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव कलर इनका होता है। राइट, इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट को। गाइस अब हमें चलना है इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। अगर हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो हमें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी से कुछ नहीं करना है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या बताएंगे कि इसका अपीयरेंस कैसा है, तो ऑरेंज रेड क्रिस्टल है। वाटर सोलुबल है क्या, तो बहुत कम, मीन्स यू कैन से स्पैरिंगली सोलुबल होता है पानी में। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों को सबसे पहली जो प्रॉपर्टी स्टडी करनी है वो स्टडी करनी होती है, दैट इज एक्शन ऑफ अल्कली। एक्शन ऑफ अल्कली गाइस, पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट इज K2Cr2O7, इसे जब हम लोग अल्कली के साथ ट्रीट करते हैं, से फॉर एग्जांपल KOH, तो ड्यूरिंग दैट केस ये जो सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट है जिसका कलर हम लोगों ने कैसा दिया, ऑरेंज रेड, है ना, ऑरेंज रेड कलर का ये सॉल्यूशन है, जब अल्कलाइन मीडियम में आता है तो ये बना देता है K2Cr4। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज पोटेशियम क्रोमेट। ये देखिए, ये सोडियम क्रोमेट है, सोडियम की जगह पोटेशियम है, पोटेशियम क्रोमेट। एंड गाइस ये कंपाउंड जो होता है ये होता है येलोइश कलर का। ये क्या होता है, येलो कलर का। अब ये जो येलो कलर का आपके सामने कंपाउंड बन के आया, दैट इज K2Cr4, ये कंपाउंड जब एसिडिक ट्रीटमेंट की जाती है, मतलब इसका एसिडिफिकेशन, इस सॉल्यूशन में थोड़ा सा एसिड डालते हैं, थोड़ा सा एसिड डालने से ये वापिस कन्वर्ट हो जाता है डाइक्रोमेट में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डाइक्रोमेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। एंड जब ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप लोगों को मिलेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। सर इसका मतलब ये हो रहा है, ये देखो पहले आपने अल्कली ऐड किया फिर एसिड ऐड किया, तो सर एसिड एंड अल्कली मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो हम लोग कह सकते हैं हाँ, इन न्यूट्रल सॉल्यूशन यहाँ पर इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम रहेगा, बिल्कुल रहेगा। इसे हम लोग आयोनिक फॉर्म में लिख सकते हैं Cr2O7 2 निगेटिव, ये डाइक्रोमेट का एनायन है। एंड एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में न्यूट्रल मीडियम है, तो ये पानी में क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू CrO4, CrO4 1 निगेटिव, CrO4 1 निगेटिव, सॉरी 2 निगेटिव, नॉट 1 निगेटिव, इट इज़ 2 निगेटिव। एंड यहाँ से रिलीज हो गया H पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये दोनों कैसे रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो एंट्रेंस में ये काफ़ी पूछने का चांस बन जाता है कि अल्कलाइन मीडियम में या फिर एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट कैसे रहेगा, या फिर कहेगा कि सॉल्यूशन में, न्यूट्रल सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन जिसे आप लोग कहोगे, तो एक्वस सॉल्यूशन में हमेशा आपको पता रहना चाहिए कि जो डाइक्रोमेट होता है ये क्रोमेट के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, और यू कैन से ऑक्सीडाइजिंग नेचर। एंड मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दिस प्रॉपर्टी इज अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। नाउ K2Cr2O7 की अगर हम लोग बात करते गाइस, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इन एसिडिक मीडियम। ये एसिडिक मीडियम में ही ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसे होता है, तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन K2Cr2O7, इस K2Cr2O7 की रिएक्शन जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ड्यूरिंग दिस केस हमें प्रोडक्ट मिलता है K2SO4 प्लस Cr2SO4/3 क्रोमियम सल्फेट, इसे हम लोग कहते हैं। यहाँ से रिलीज होता है इतना वाटर एंड इतना ऑक्सीजन। देखिए ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये ऑक्सीडेशन का काम करेगा, यहाँ पर ये +6 स्टेट में होता है, ये याद रखिए। एंड ये क्रोमिक ये +3 स्टेट में होता है। मतलब ये कि ये एसिडिक मीडियम में 1
इसका 1 मोल अगर आप लोग लेते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 6। एंड देयरफॉर 6 कैसे सर? यहाँ तो 3 ही है, हाँ, लेकिन 2 एटम है, इसलिए 1 मोल कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 6। इसलिए इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 6। ये फिक्स होता है किसके लिए? पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए। जो पोटेशियम पर मैग्नेट होता है उस केस में इक्विवेलेंट वेट चेंज होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अलग अलग कंडीशन में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। नाउ गाइस, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोग आयोनिक फॉर्म में लिख सकते हैं और हमें वो याद रखना है। इसे आयोनिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो Cr2O7 2 निगेटिव। यहाँ पर देखिए कितने एसिड लगे? तो 4 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के, मीन्स वी कैन से दैट 8 H पॉजिटिव कह सकते हैं, लेकिन हमें इस ऑक्सीजन को बाहर निकालना है तो यहाँ पर 14 हाइड्रोजन लगेंगे एंड इलेक्ट्रॉन कितने लगे? 6 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया। प्रोडक्ट क्या मिला? क्रोमियम के 2 आयंस, दैट इज ट्वाइस Cr3 प्लस 7 H2O। ये हम लोग याद रख सकते हैं। एंड मैंने आपको बताया कि इक्विवेलेंट वेट कैसे याद रखना है इसका, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 6 होता है। ये मैंने आप लोगों को दिया था। चलिए अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, एक्शन ऑन FeSO4 फेरस सल्फेट। इस सॉल्यूशन में चेंजेस भी होते हैं। इस रिएक्शन में कलर चेंजेस को ऑब्जर्व किया जाता है। ये जो साइड है, इस साइड में इसका कलर कैसा? ऑरेंज रेड होता है, लेकिन ये जो क्रोमियम सल्फेट बनता है ये ग्रीनिश कलर का होता है। तो कलर चेंज हो गया, समझ लेंगे रिएक्शन हो गई। तो एक्शन ऑन फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट की अगर बात करते हैं तो फेरस मतलब आयरन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज? 2+। गाइस, फेरस सल्फेट की रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन इस तरीके से होती है। जो फेरस सल्फेट है, ये फेरस सल्फेट कन्वर्ट होता है गाइस इनटू द फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट होता है, पोटेशियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड क्रोमियम की अगर बात करें तो वो क्रोमियम सल्फेट में कन्वर्ट होके हमें इतना H2O भी दे देता है। देखिए इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर देखें तो ये +2 स्टेट में है, ये +6, बाकी किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे चेंज नहीं होता। यहाँ पर अगर देखें तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है एंड ये भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। गाइस, इसी रिएक्शन को आयोनिक फॉर्म में लिखना पॉसिबल है क्या? हाँ। फेरस मतलब क्या हो गया? Fe2+, राइट। Cr2O7 2 निगेटिव कितने इलेक्ट्रॉन लेता है? खैर ये तो इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये लॉस करेगा। तो ऐसे केस में एसिड कितना? 7H2 दिख रहा है, मतलब 14H पॉजिटिव। तो ड्यूरिंग दैट केस यू विल गेट 6 Fe3+ आयन एंड ट्वाइस Cr3+ आयन प्लस 7 H2O। देखिए तो फेरस के जो सॉल्ट्स है उनका भी ऑक्सीडेशन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। इसका दूसरा एग्जांपल हम लोग देते हैं, एक्शन ऑन Ki पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन के ऊपर चार्ज होता है -1। गाइस, जब हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसी के समान बिल्कुल रिएक्शन होती है। पोटेशियम आयोडाइड को जब आप लोग एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ट्रीट करते हो तो वहाँ से आयोडीन रिलीज होता है। आयोडीन रिलीज होने के कारण इस सॉल्यूशन का जो कलर है ये कलर हो जाता है ब्राउन। देन पोटेशियम जो है ये पोटेशियम कन्वर्ट हो जाएगा इनटू K2SO4 एंड जो क्रोमियम है ये कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमियम सल्फेट में, यहाँ से रिलीज हो जाएगा H2O। देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे कितना +3, यहाँ पर ये +6 है और ये क्या है माइनस। गाइस, इसे हम लोग आयोनिक फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? हाँ। I निगेटिव कितने आयंस है? 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। Cr2O7 2 निगेटिव एंड 14H पॉजिटिव। आप लोगों को प्रोडक्ट मिलता है थ्राइस ऑफ I2 प्लस ट्वाइस ऑफ Cr3+। एंड हम लोग कह सकते हैं यहाँ से ये H2O चला गया। क्लियर हो रहा है गाइस? तो ये कई सारे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी रखता है। इसमें 2 हो गए। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो तीसरा भी एग्जांपल लेते हैं, दैट इज एक्शन ऑन सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू सल्फ्यूरिक एसिड।
सल्फर डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, सल्फ्यूरिक एसिड में। सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें तो ये है +4। गाइस जब हम लोग K2Cr2O7 एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड इसे ट्रीट करते हैं विथ सल्फर डाइऑक्साइड, तो ड्यूरिंग दैट केस हमें जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं ये प्रोडक्ट्स कैसे मिलेंगे जरा सोचो। यहाँ से रिलीज होता है पोटेशियम सल्फेट, आप लोगों को मिलता है क्रोमियम सल्फेट SO4/3 एंड यहाँ से रिलीज होता है H2O। सर सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ पे है, ये सॉल्ट है, इन सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करने से देखिए H2SO4 कंबाइन होंगे, H2SO4 एंड KOH कुछ अलग हो जाएगा। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि इसमें ये +4 स्टेट में था, इस साइड में जो सल्फर है ये सिर्फ और सिर्फ कौन से स्टेट में, +6। ये +6 स्टेट में था, ये कौन से स्टेट में आ गया गाइस, +3 स्टेट में आ गया। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज एक्शन ऑन H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन सल्फाइड को भी ऑक्सीडाइज करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड के ऊपर सल्फर के ऊपर चार्ज अगर देखते हैं तो ये चार्ज होता है -2 का। गाइस जब हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट इज K2Cr2O7 इसकी रिएक्शन हम लोग लगाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विथ हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ड्यूरिंग दैट केस आपको जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो एक मिलता है K2SO4, एक मिलता है Cr2SO4/3, यहाँ से 3 और 4 हाइड्रोजन मतलब 7H2O निकल जाता है एंड आपको मिलता है थ्राइस सल्फर। ये देखिए ये 0 स्टेट में है, ये -2 स्टेट में है, ये +6 स्टेट में है, यहाँ पर ये कौन सी स्टेट में आ गया, +3 स्टेट में आ गया। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ये एसिडिक मीडियम में किसका काम करते हुए हमें दिख रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं, दैट इज एक्शन ऑन सल्फाइड्स। सल्फाइड्स मतलब क्या होते हैं गाइस, ऐसे कंपाउंड जिसमें SO3 ग्रुप प्रेजेंट होता है। SO3 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। हमने सल्फाइड को देखा, सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज होता है। सल्फेट SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज होता है। तो जो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये सल्फाइड्स को सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देता है। सल्फाइड्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सल्फेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे देखते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में अगर हम लोग देखें तो एसिडिक मीडियम में ये सोडियम सल्फाइड को Na2SO3 यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सल्फर का +4 एंड क्रोमियम का कितना होता है +6। गाइस इस रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट मिलेगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, देन Cr2SO4/3 क्रोमियम सल्फेट एंड जो सोडियम है ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम सल्फेट में जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6 एंड हाइड्रोजन के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से गाइस रिलीज हो जाएगा 4H2। गाइस इस रिएक्शन को हमें आयोनिक फॉर्म में याद रखना होगा। देखिए कैसे, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 8 हाइड्रोजन की ज़रूरत है यहाँ पर एंड 3SO3 2 नेगेटिव सल्फाइड आयन। आपको प्रोडक्ट में क्या मिला, तो ट्वाइस Cr3+ मिला एंड SO3 किस में चला गया, SO4 2 नेगेटिव में चला गया एंड इतना H2O यहाँ से रिलीज हो गया। राइट। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक्शन ऑन हैलो एसिड्स। हैलो एसिड्स का मतलब होता है हाइड्रोजन हलाइड्स। हाइड्रोजन हलाइड्स एंड हाइड्रोजन हलाइड्स का मीनिंग क्या होता है, HX। हाइड्रोजन हलाइड का मीनिंग होता है HX। गाइस एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ये HX को ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन कंडीशन है X की वैल्यू सिंपली क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होनी चाहिए। फ्लोरीन अगर है तो नहीं होता। तो कैसे रिएक्शन होगी, तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ये ऑक्सीडाइज कर देता है हैलो एसिड्स को। हैलो एसिड्स में हैलोजन के ऊपर चार्ज होता है गाइस -1 का, आप लोगों को ये देता है हैलोजन जहाँ पर चार्ज मिलेगा 0। देन आपको चेंजेस मिलेंगे, पोटेशियम सल्फेट मिलेगा,
क्रोमियम जो है ये क्रोमियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इस रिएक्शन से इतना H2O रिलीज हो जाएगा। गाइस एक और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मैं आपको देता हूँ, दैट इज एक्शन ऑन अल्कोहल्स। अब ये हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से। गाइस एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है ये प्राइमरी अल्कोहल को एंड सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। RCH2OH ये जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने दिया, इससे हम लोग कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल एंड इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है बाय यूजिंग एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो प्राइमरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल पहले कन्वर्ट हो जाता है RCHO में, जिसे आप लोग जानते हो बाय द नेम्स ऑफ अल्डिहाइड्स। ये अल्डिहाइड्स बना देते हैं एंड ये रिएक्शन यहाँ रुकती नहीं, अल्डिहाइड का आगे ऑक्सीडेशन होता है, हमें मिलता है RCOOH जिसे हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं इसे हम लोग? कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। सिमिलरली सेकेंडरी अल्कोहल की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल कुछ ऐसा होता है। ये सेकेंडरी अल्कोहल है एंड जब सेकेंडरी अल्कोहल का हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट इज K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ड्यूरिंग दिस केस जो सेकेंडरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है इनटू दिस कंपाउंड जिसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं बाय द नेम ऑफ द कीटोन। तो ये इतनी सारी जो रिएक्शंस मैंने आपको दिया ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं जिसे हम लोग कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, इससे हम लोग दूसरी हेडिंग भी दे सकते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, या फिर इसे हम लोग एक और नाम दे सकते हैं टेस्ट फॉर हलाइड्स। हलाइड्स मतलब हैलोजन के आयंस। तो हैलोजन के आयंस प्रेजेंट है या नहीं है ये डिटेक्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का। कैसे कर सकते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसे हम लोग हीट करते हैं विद क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन गाइस ये जो पोटेशियम है ये कन्वर्ट हो जाता है KHSO4 जिसे हम लोग कहेंगे पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट इसे कहते हैं एंड जो क्रोमियम है ये कन्वर्ट होता है CrO2Cl2। इस कंपाउंड की अगर बात करते हैं तो इसका नाम होता है क्रोमाइल क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमाइल क्लोराइड एंड ये रेड ऑयली वेपर्स के रूप में निकलते हैं। तो ये तब पॉसिबल होगा ना जब यहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट होगा एंड जो सोडियम है ये सोडियम कन्वर्ट हो जाता है NHSO4 में एंड यहाँ से रिलीज हो जाता है इतना H2O। तो ये क्रोमाइल क्लोराइड ये रिएक्शन यूज करते हैं हम लोग फॉर द डिटेक्शन ऑफ द हलाइड आयन। गाइस क्रोमाइल क्लोराइड भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एंड उसमें भी क्रोमियम के ऊपर +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगा। देन एक और रिएक्शन हम लोग समझते हैं इसकी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इनसोलुबल क्रोमेट्स। इनसोलुबल क्रोमेट बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है गाइस एंड ये जो क्रोमेट्स होते हैं इनका इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस कलर्ड पेंट। पेंट के पिगमेंट्स के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल PbNO3/2 जिसका नाम होता है लीड नाइट्रेट, दिस इज लीड नाइट्रेट एंड लीड नाइट्रेट का जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन के साथ तो जो लीड नाइट्रेट है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू PbCrO4 जिसे लीड क्रोमेट कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज लीड क्रोमेट। यहाँ से पोटेशियम आपको देता है KNO3 एंड साथ में मिल जाता है नाइट्रिक एसिड। तो ये जो लीड क्रोमेट है इसका इस्तेमाल हम लोग पेंट के पिगमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस थी किसकी? पोटेशियम डाइक्रोमेट की। आगे हमें पढ़ना है इसके स्ट्रक्चर के बारे में जिसके ऊपर बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक बताऊंगा।
कि ऐसे कैसे हो सकता है कि रूल के हिसाब से कुछ अलग स्ट्रक्चर कलर है लेकिन आता कुछ अलग है। देखेंगे, डिस्कस करेंगे आगे। अब समझते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन। क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन के स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं। ठीक है, इस क्रोमेट आयन का मीनिंग क्या होता है? Cr, ये क्रोमेट आयन की बात करें तो ये होता है CrO4 2-। इसमें भी क्रोमियम के ऊपर चार्ज क्या है? +6। कोई आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दो ऐसा नहीं पूछेगा, लेकिन वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछे जा सकते हैं। आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग वाले लेसन में मैंने एक ट्रिक भी दिया था कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालते हैं, एंड एक बार अगर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकल गई तो आप लोग कंपाउंड के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। गाइस, ये जो CrO4 है इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर होता है ऐसा जिसे आप लोग टेट्राहेड्रल कहते हो। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि 4 में से 2 ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, एंड क्रोमियम के बॉन्डिंग देखें तो ये ऐसी होती है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या है? टेट्राहेड्रल। गाइस, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसका मतलब क्रोमियम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp3 है, ये याद रखना है। अब आप लोग जरा सोचिए, जो क्रोमेट आयन है इट इज़ अ डायमैग्नेटिक। मैंने आपको बता दिया कि ये डायमैग्नेटिक है। हाँ, क्यों है? क्योंकि क्रोमियम जो है ये +6 स्टेट में है +6 स्टेट में, एंड +6 स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d0। अब 3d0 है मतलब क्लियर है कि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या? नहीं। सर, अगर ये 3d0 है तो इसका मतलब इट शुड बी कलरलेस, बराबर ना? इट शुड बी व्हाट? कलरलेस। लेकिन अगर हम लोग इसके कलर को देखें तो गाइस इसका कलर आपको मिलता है येलो। कलर्ड है, देखिए होना चाहिए था कलरलेस, लेकिन है कैसा? कलर्ड। ना ये जो कलर है ये कलर क्यों है? तो इसे हम लोग कहते हैं ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। अब इसका मीनिंग क्या? देखिए, क्रोमियम का ऑर्बिटल पूरी तरीके से खाली है, एंड ऑक्सीजन के पास क्या है? निगेटिव चार्ज। तो जिन ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज है उनके इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए इसके पास आ सकते हैं। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे, चार्ज ट्रांसफर हुआ और उसके बाद dd ट्रांजिशन होगा, एंड dd ट्रांजिशन के कारण क्या मिलता है? कलर। तो आपको ये याद रखना है कि ये कलरलेस होना चाहिए था लेकिन कलर्ड है, एंड ये जो कलर है ये कौन सा कलर है? येलोइश कलर है। एंड कलर क्यों है? तो इसका कलर जो होता है गाइस, इसका कलर आप लोगों को ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर मिलता है, एंड मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक येलोइश कलर का है, ये येलोइश ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, देन इसके बाद समझते हैं अबाउट द डाइक्रोमेट आयन। गाइस, डाइक्रोमेट आयन की बात करते हैं तो Cr2O7 2 निगेटिव, इसमें भी क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? +6। नाउ अगर हम लोग डाइक्रोमेट आयन के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो डाइक्रोमेट आयन का जो स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, कई सारे बुक में एंड नोट्स में सिंगल बॉन्ड के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है। वो सिर्फ ये बताने के लिए कि ऐसा स्ट्रक्चर है, एक्चुअल बॉन्डिंग ऐसी होती है, एंड यहाँ पर भी 2 निगेटिव का चार्ज है, मतलब 2 ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव का चार्ज। तो ये एक बॉन्ड कम कर देते हैं एंड ये एक बॉन्ड कम कर देते हैं, हो गया। ना यहाँ पर भी एक चीज़ याद रखिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन मिलता है sp3, तो ये हो गया कौन सा शेप? टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब इसे अगर हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के साथ देखें तो ये भी कैसा आएगा? डायमैग्नेटिक आएगा। क्यों डायमैग्नेटिक आएगा? क्योंकि क्रोमियम +6 में है, एंड +6 स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? 3d0 हो जाता है। एंड इसका कलर, सर फिर से वही नाटक, कलरलेस होना चाहिए क्योंकि 3d0 है। हाँ, लेकिन इसका कलर तो हम लोगों ने पढ़ा ऑरेंज रेड, बराबर ना? इसका कलर ऑरेंज रेड होता है। क्यों होगा? ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर होगा, ये वर्ड याद रखना है। आखिरी में समझते हैं इनके यूजेस के बारे में, दैट इज यूजेस ऑफ K2Cr2O7। K2Cr2O7 के कई सारे यूजेस हैं। इसमें सबसे पहला और कॉमन यूज आप लोगों ने देखा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बराबर है। देन इसके अलावा इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ
इन द प्रिपरेशन ऑफ क्रोमियम कंपाउंड्स। गाइस जो क्रोमियम के कंपाउंड्स है उसे प्रिपेयर करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लीड क्रोमेट तो देखा ही था, लीड क्रोमेट। इसके अलावा क्रोम एलम, क्रोम एलम, एलम मतलब फिटकिरी, मराठी में तुरटी जिसे आप लोग कहते हो, क्रोम एलम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इन द प्रिपरेशन ऑफ इंक एंड पिगमेंट, रेड कलर की इंक पिगमेंट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द टैनिंग ऑफ लेदर, टैनिंग ऑफ लेदर, ये एक प्रोसेस है लेदर इंडस्ट्री की। इसके अलावा हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं गाइस एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। इसका मतलब क्या, जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किए जाते हैं लेबोरेटरी में उसमें ये प्राइमरी स्टैंडर्ड के रूप में यूज़ किया जाता है। प्राइमरी स्टैंडर्ड मतलब ऐसे सॉल्यूशंस है जिनका कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होता। आज मैंने इसका अगर 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन बना के रख दिया सॉल्यूशन तो वो उसका कॉन्सेंट्रेशन कल भी उतना होगा, लेकिन बाकी के केस में ऐसा नहीं होता। इसके अलावा फॉर द डिटेक्शन ऑफ हलाइड आयन, हम लोगों ने ये टेस्ट देखा था आज, हलाइड आयंस को डिटेक्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्टडी हम लोगों ने आज कर दी पोटेशियम डाइक्रोमेट्स के बारे में, इनका प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टी एंड इनके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा।